गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चौथी एंजाइम्स की क्लास के अंदर। सो टुडे इन दिस फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट्स आर the main catalytic site of the enzyme where substrate molecules binds and an enzyme catalyze the reaction. So enzyme, as you all know, that they are macromolecules, they are large molecules, and most of the enzymes are proteins, that is they are made up of a large polypeptide, and the functional form of the enzyme is actually the tertiary structure of protein, or we can say it may be also quaternary structure of protein. टर्शरी स्ट्रक्चर मीन्स कि जब कोई पॉलीपेप्टाइड जब कोई प्रोटीन या एंजाइम एक ही पॉलीपेप्टाइड का बना हो तो हम उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर कोई एंजाइम या प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हो, या अपन कहें कि इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सब यूनिट, यहाँ एक पॉलीपेप्टाइड को हम एक सब यूनिट कह रहे हैं, है ना। तो अगर कोई एंजाइम एक से अधिक सब यूनिट का मिलके बना होता है तो उसे हम कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटीन्स के अंदर मायोग्लोबिन और एक हीमोग्लोबिन बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। 2 अल्फा ग्लोबिन सब यूनिट्स होती है और 2 बीटा ग्लोबिन सब यूनिट्स होते हैं। तो हर सब यूनिट यहाँ पर के पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट होती है। सो जहाँ पर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंजाइम से बाइंड करता है उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे एंजाइम का एक्चुअल वर्क करना है, और वर्क क्या है, कैटालिसिस का। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। So it is our 4th class of the topic enzyme, and we will start with active sites. Means if suppose this is enzyme, this whole structure is, this diagram is of enzyme, and this particular site is active site. एक्टिव साइट एंजाइम का एक छोटा सा भाग होता है, ये कोई बड़ा भाग नहीं होगा। एंजाइम बड़ा मॉलिक्यूल होगा जहाँ पर उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो बाइंड होगा। तो कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पर एक्टिव साइट की। पहली कि एक्टिव साइट की जो कन्फर्मेशन है, जो शेप है, वो सबस्ट्रेट की शेप के कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि ये जो शेप है एक्टिव साइट की, ये इस सबस्ट्रेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, और मान लिया सबस्ट्रेट कुछ इस शेप का है, तो ये एक्टिव साइट की जो शेप है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो कभी भी ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं करेगा, या इस टाइप के शेप वाले सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो स्पेसिफिसिटी किस कारण है, उसकी एक्टिव साइट के कारण। कई सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं समझाने के लिए कि कैसे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एक्टिव साइट से होती है, एंजाइम से होती है। लॉक एंड की मॉडल भी दिया गया है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, एक्टिव साइट हमेशा एंजाइम के पेरिफेरल मतलब आउटर मोस्ट एरिया में ही मिलेगा। देखो अगर अपन देखें तो एंजाइम क्या है, एक्चुअली एक प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोटीन, और मान लिया कि एक सिंगल सब यूनिट एंजाइम है, सिंगल सब यूनिट एंजाइम, सपोज दिस इज अ सिंगल सब यूनिट एंजाइम, एक ही पॉलीपेप्टाइड का बना है। तो ये इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड अपनी
थ्री डायमेंशनल शेप के अंदर, दिस इज द COH एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अब ये दिस होल पॉलीपेप्टाइड इज ऑफ सिंगल सबयूनिट एंड इट इज एक्टिंग एज एन एंजाइम। तो इसके और ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये कई प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनी है और अमीनो एसिड्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। तो एक्टिव साइट, अब इसमें क्या होगा, इस पॉलीपेप्टाइड का एक तो होगा इनर पार्ट, है ना, जैसे मान लिया कि ये अंदरूनी भाग है जिसको हम कहेंगे कोर रीजन। सपोज अपन इसको कोर रीजन नाम देते हैं, अंदर वाला भाग। और इस कोर रीजन में ज़्यादातर जो अमीनो एसिड होंगे वो नॉन पोलर नेचर के अंदर होंगे। नॉन पोलर नेचर मीन्स जनरली वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। वो क्यों हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है, सेल का एनवायरनमेंट या साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट या जिस भी ऑर्गेनल का एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो एंजाइम है वो एक्वस होता है। तो जो आउटर मोस्ट एरिया है, ये जैसे अब ये एंजाइम का आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ एंजाइम। आउटर पार्ट में मोस्टली पोलर अमीनो एसिड्स होंगे, क्योंकि पोलर अमीनो एसिड्स इनसे आराम से बॉन्डिंग कर सकते हैं, वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन पोलर हमेशा आपको अंदर की तरफ मिलेंगे। जैसे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में आप उदाहरण ले सकते हो कि जैसे मीथियोनिन है, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, सिस्टीन हो गया, इसी तरह से फिनाइलिन हो गया। तो ऐसे कई सारे अमीनो एसिड है जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जबकि जो पोलर हैं सीरीन, थ्रियोनिन या एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या लाइजीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, टायरोसिन है, ये सब पोलर अमीनो एसिड होते हैं। अब जो एक्टिव साइट जो पाई जाएगी वो अंदर नहीं होगी, क्योंकि अंदर अगर एक्टिव साइट कोर रीजन में होगी तो इट इज़ वेरी द सबस्ट्रेट्स द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इज़ वेरी डिफिकल्ट विद एंजाइम, अगर क्योंकि वो अंदर की तरफ होगी तो अंदर बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्टिव साइट हमेशा एंजाइम के बाहरी एरिया में होती है, मतलब आउटर मोस्ट एरिया में होती है। तो अपन ने मान लिया कि सपोज दिस इज द इनर एरिया ऑफ द एंजाइम और ये आउटर एरिया है, तो यू विल फाइंड एक्टिव साइट इन आउटर मोस्ट एरिया ऑफ द एंजाइम। और काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो एक्टिव साइट्स के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक्टिव साइट्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन कैटालिसिस ऑफ द रिएक्शन। Active sites are very small part of large एंजाइम। सीधी सी बात स्पष्ट है कि एक्टिव साइट एक छोटा सा भाग है एक बड़े एंजाइम का। एक्टिव साइट्स आर मोस्टली फाउंड or present at outermost part of enzyme. At outermost part of enzyme, कि वो बाह्य भाग में मुख्यतः एक्टिव साइट पाई जाती है। एक्टिव साइट इज थ्री डायमेंशनल, 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, क्रेविक्स और क्लेफ्ट। एक तरह से देखा जाए तो एक्टिव साइट्स का जो शेप है ज़्यादातर वो एक खड्डे नुमा या खांच नुमा होता है, जिसके कारण क्या है कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वहां बाइंड हो सकता है। तो क्रेविक्स मतलब खांच जो अंदर की तरफ धसी हुई हो और उसका एक विशिष्ट शेप होगा अलग अलग। 3D डायग्राम बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट आप ये समझ सकते हैं कि वो एक तरह की कोई ऐसी संरचना है, जैसे मान लिया कि दिस इज माई हैंड एंड दिस इज द
अ क्रेविक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आसानी से बाइंड हो सकता है, वो उभरा हुआ भाग नहीं होगा एक्टिव साइट वाला जो भाग है। एक्टिव साइट is made of amino acids which comes from different part of that enzyme or that polypeptide। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड्स की, क्योंकि पूरा प्रोटीन ही एंजाइम ही एक तरह का किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड का, दैट इज वो पॉलीपेप्टाइड है। तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे इस एक्टिव साइट्स के अंदर, जो अमीनो एसिड्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक फिक्स ऑर्डर में हो, वो रैंडमली होते हैं, कोई सा भी हो सकता है। जैसे मान लिया, इसको समझने के लिए, सपोज कि एक पॉलीपेप्टाइड है, वो उसकी ये इसकी लीनियर चेन है COH। सपोज यहाँ पर पहले नंबर का अमीनो एसिड है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और ये नाइन्थ और ये 10वें नंबर का अमीनो एसिड है ना। और कोई सा भी हो सकता, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो टोटल 20 डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीओजेनिक अमीनो एसिड्स हैं उनमें से कोई सा भी हो सकता है और किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, और ये ऑर्डर उस एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अब जब ये फोल्डिंग होगी, अब इसकी क्या होती है? फोल्डिंग, जिसको हम प्रोटीन फोल्डिंग भी कहते हैं। फोल्डिंग होगी तो ये एक स्पेसिफिक शेप लेगा, और वो शेप एक 3 डायमेंशनल शेप होगा। अब उस शेप में जब अमीनो एसिड्स जब एक्टिव साइट बनेगी, तो जैसे मान लिया कि अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 5, अमीनो एसिड नंबर 7 और अमीनो एसिड नंबर 9 ये एक्चुअली एक्टिव साइट का पार्ट होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 अमीनो एसिड नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये एक सीरीज में चल रहा है। ये 4, 5, 6, 7, 8 वाले जो अमीनो एसिड है ये एक्टिव साइट का पार्ट हो, ये ऐसा नहीं होता। एक्टिव साइट का पार्ट कोई सा भी हो सकता है, वो कहीं से भी आ सकते हैं उस पॉलीपेप्टाइड के। दूसरे नंबर का भी हो सकता है, तो वो 10वें नंबर का भी हो सकता है, तो 50वें नंबर वाला भी हो सकता है, तो 100वें नंबर का भी हो सकता है, 200वें नंबर वाला अमीनो एसिड भी हो सकता है, या 500वें नंबर वाला अमीनो एसिड भी हो सकता है, अगर वो पॉलीपेप्टाइड बहुत लंबी भी हो। तो जब ये फोल्ड होगा तो कुछ इस तरीके से फोल्ड हुआ, जैसे यहाँ का अपन है कि दूसरे नंबर का अमीनो एसिड है, ये 5वें नंबर का अमीनो एसिड है, और इधर 7वें नंबर का है और इधर 9वें नंबर का है। तो आप देखेंगे कि ये दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां, दिस इज द एक्टिव साइट। ये अमीनो एसिड फोल्ड हो रहा है, तो उस एक्टिव साइट के अंदर जो अमीनो एसिड्स होंगे वो पॉलीपेप्टाइड के कोई से भी पार्ट से आ सकते हैं, और वो कोई फिक्स ऑर्डर में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस केस के अंदर। क्लियर? आगे चलते हैं। Now, active sites of enzyme possess amino acids which are directly involved in catalysis or reaction by breaking and synthesizing bonds, breaking old bonds and synthesizing new bonds।
Such amino acids are called as catalytic groups. Catalytic groups. Again, it is a very much important property of the enzyme. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक्टिव साइट के अंदर, चूंकि एक्टिव साइट में क्या अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे एक्टिव साइट के अंदर जो रियली कैटालिसिस का काम करेंगे। कैटालिसिस का काम करना मतलब कि सबस्ट्रेट जो बाइंड हो रहा है उस सबस्ट्रेट्स में फिर वो कुछ पुराने बॉन्ड को तोड़ करके नए बॉन्ड बनाएंगे। तो यही तो काम है कैटालिसिस का। एंजाइम का काम क्या है? पुराने बॉन्ड को ब्रेक करना और नए बॉन्ड फॉर्म करना बिटवीन द सबस्ट्रेट्स, ताकि एक प्रोडक्ट बन सके। तो यह जो कार्य करने वाले एमिनो एसिड्स उस एक्टिव साइट में जो हैं, उन एमिनो एसिड्स को स्पेशली हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं कैटालिटिक ग्रुप्स, जो रियली कैटालिसिस का काम कर रहे हैं। जैसे कि suppose this is the enzyme and this is the active site। ये एक्टिव साइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज एक्टिव साइट। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं, कई सारे हो सकते हैं। अब उसमें से मान लिया कि एक अमीनो एसिड है सीरीन। सीरीन इस केस में यहाँ पर कैटालिटिक ग्रुप की तरह काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे अमीनो एसिड यहाँ पे रिएक्शन में भाग लेंगे, सिर्फ कुछ अमीनो एसिड हो सकता है वो एक ही हो, या एक से थोड़े से कुछ अधिक अमीनो एसिड हो सकते हैं। तो वो अमीनो एसिड कैटालिसिस से काम कर रहे हैं। अब जैसे सीरीन का क्या होता है, हर अमीनो एसिड जो दूसरे अमीनो एसिड से वेरी करता है, वो वेरी किस में करेगा? उसकी साइड चेन में। बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है। जो अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे जुड़ा हुआ है? ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ये सब बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। और पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो साइड चेन होती है वो फ्री होती है। अब जैसे सीरीन की जो साइड चेन होती है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH। मान लिया कि यहाँ पर ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मान लिया ये एक एंजाइम कोई ट्रिप्सिन है। सपोज ट्रिप्सिन क्या एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, और वो क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसलिए इस ट्रिप्सिन को हम प्रोटीएज भी कहते हैं। और यहाँ पर कोई एक डाइटरी प्रोटीन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, इसका भी एन टर्मिनल एंड होगा और इसका भी COH एंड होगा, और इसमें भी अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स होंगे। ये दीज ऑल आर एमिनो एसिड्स, और इनके बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। अब सीरीन क्या करेगा? कैटालिसिस करेगा। कैसे करेगा? इसका डीप्रोटोनेशन हुआ, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोन यहां से रिमूव हो गया, ये बन गया ऑक्सीएनाइन। ऑक्सीएनाइन काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज है और इसके पास स्ट्रेंथ है कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, और ये ऑक्सीएनाइन फिर हो सकता है इस जगह पर जो एमिनो एसिड जो इसके क्लोज है, और यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उस पेप्टाइड बॉन्ड को ये तोड़ दे, ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब इसने ब्रेक किया तो आप देखेंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड अब दो भागों में टूट चुका है, कि ये एक डाइपेप्टाइड अलग हो गया और ये पोर्शन अलग हो गया। इसको और तोड़ा जाएगा, फिर मान लिया इसका स्पेसिफिक सबसेट आएगा, हो सकता है यहाँ पे ब्रेक करे, यहाँ से ब्रेक करे, इस तरीके से इस बड़े पॉलीपेप्टाइड को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, और यही काम है डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कैटालिसिस का काम कौन कर रहा है? एक्टिव साइट में मौजूद एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड, और उस एमिनो एसिड को हम कहेंगे कैटालिटिक ग्रुप। ये हमने एक जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। तो हर एंजाइम के अंदर क्या होगा?
ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे जो हर एंजाइम की एक्टिव साइट्स में ऐसे एंजाइम होंगे, एक्टिव साइट में ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे जो रियली कैटालिसिस का काम करेंगे। ठीक है, और इन अमीनो एसिड्स को हम नाम दे रहे हैं कैटालिटिक ग्रुप्स। तो ज़्यादातर जो कैटालिटिक ग्रुप्स होंगे जो कि एक्टिव साइट्स में पाए जाएंगे वो क्या है, अमीनो एसिड्स है। तो कौन कौन सा अमीनो एसिड्स कैटालिटिक ग्रुप में होंगे, वही वो अमीनो एसिड्स होंगे जो रियलिटी जो एक्चुअली बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं या बॉन्ड को बना सकते हैं। इट मीन्स उनकी साइड चेन इस तरीके की होनी चाहिए, वो पोलर होनी चाहिए, वो रिएक्टिव होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कैटालिटिक ग्रुप्स के अंदर पोलर एमिनो एसिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से? द प्रोबेबल कैंडिडेट्स ऑफ एमिनो एसिड्स विच आर सपोज टू बी फाउंड इन एक्टिव साइट एंड विच आर एक्टिंग एज ए कैटालिटिक ग्रुप्स आर पोलर एमिनो एसिड्स, जैसे कि लाइजीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। ये तो है तीनों पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की बात करें जो कैटालिटिक ग्रुप्स में पाए जा सकते हैं, एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, ये नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, ये दोनों। इसके अलावा पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। ये तो है पोलर चार्ज अमीनो एसिड, चाहे नेगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, पोलर बट अनचार्ज्ड एमिनो एसिड्स जो कि कैटालिटिक ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। उसमें मेनली सीरीन आ गया, थ्रियोनिन आ गया, एस्पार्जिन है, ग्लूटामिन है, टायरोसिन हो गया। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गए एमिनो एसिड्स के जो एक्टिव साइट्स में कैटालिटिक ग्रुप का काम मोस्टली किया करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कैटालिटिक ग्रुप में सारे के सारे पोलर ग्रुप्स ही हों, एमिनो एसिड्स हों, कुछ नॉन पोलर भी हो सकते हैं। Now, substrate molecule first binds to active site। भाई रिएक्शन कोई तभी होगी, जैसे मान लिया कि सपोज ये दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट। भाई रिएक्शन तब होगी जब उसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उससे बाइंड होगा। तो बाइंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो जब तक बाइंडिंग नहीं होगी तब तक कैटालिटिक ग्रुप कुछ करेगा नहीं। कैटालिटिक ग्रुप तो तब रिएक्शन करेगा जब सबस्ट्रेट इससे बाइंड होगा। तो बाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड तो हो जाए इस एक्टिव साइट से दिस। जब सबस्ट्रेट यहाँ मॉलिक्यूल यहाँ पर आया तो इसको अपन ने कहा कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट से बाइंड हुआ, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग। सो बाइंडिंग इज एसेंशियल, इट इज द प्रीरिक्विजिटी ऑफ द रिएक्शन। कि रिएक्शन में सबसे पहली जरूरत क्या है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट से आकर बंधे। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड्स, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फर्स्ट बाइंड्स टू एंजाइम एक्टिव साइट by multiple weak attraction, multiple
वीक इंट्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि सपोज दिस इज एक्टिव साइट, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और यहाँ पर ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे एक्टिव साइट्स के अंदर जिनके बीच में इंट्रैक्शंस डेवलप होंगे, जिनको हम कह रहे हैं मल्टीपल वीक इंट्रैक्शन। और ये इंट्रैक्शन किसके बीच में डेवलप हो रहे हैं? बिटवीन द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट एट एक्टिव साइट एंड द एटम्स ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बाइंडिंग तभी होगी जब उनके बीच में कुछ वीक इंट्रैक्शन या वीक बॉन्ड्स डेवलप हो। वो वीक इंट्रैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो, या उनके बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो, तो इतने टाइप के इंट्रैक्शंस यहाँ होने चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो बड़ा मुश्किल है आप इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को रिलीज करना। तो मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द अमीनो एसिड्स विच आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट। तो हमेशा जो ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स जो जरूरी है बाइंडिंग के लिए, वो किसके बीच में हो रहे हैं? सबस्ट्रेट के जो भी एटम्स हैं, मान लिया कि यहाँ पे एटम ए है या एटम बी है या एटम सी, कोई पोलर हो सकता है, कोई पोलर नेचर का हो, कोई आयनिक नेचर का हो, चार्ज नेचर का हो, कोई नॉन पोलर नेचर का हो। तो जैसा एटम होगा, जो नेचर होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और कोई एक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट्स के बीच में। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक्टिव साइट्स में अमीनो एसिड जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है सबस्ट्रेट को बांधने के लिए, उन अमीनो एसिड्स को यहां पर नाम दिया जाता है कॉन्टैक्ट ग्रुप्स। कॉन्टैक्ट ग्रुप्स। कॉन्टैक्ट ग्रुप्स का मतलब ये हुआ amino acids in active site which are involved in bond formation। कौन से? नॉन कोवेलेंट। विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट ग्रुप। तो यहां पर ये कॉन्टैक्ट ग्रुप अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ देख सकते हैं कि अब एक्टिव साइट में दो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स हो गए। जैसे मान लिया एक तो है सीरीन, जो कि जिसके पास OH है, वो रिएक्शन कर रहा है, और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हो गए, जैसे मान लिया कि ये दो अमीनो एसिड्स है, सपोज एक तो हो गया मीथियोनिन और एक ले लिया सपोज ग्लाइसिन। यहाँ ग्लाइसिन और मीथियोनिन मान लिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, तो इनको हमने कह दिया कॉन्टैक्ट ग्रुप्स। और यहाँ पर सीरीन जो कैटलिस्ट से काम करेगा तो उसे हम कहेंगे कैटालिटिक ग्रुप। तो कुल मिला के एक्टिव साइट में दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हो गए, ठीक है, कॉन्टैक्ट ग्रुप एंड कैटालिटिक ग्रुप, जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी स्पेसिफिसिटी की, कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड व्हाई दे आर स्पेसिफिक इन नेचर।
ये स्पेसिफिसिटी ऑब्वियसली एक्टिव साइट पर डिपेंड करती है। अब एक्टिव साइट में भी किस पर डिपेंड करेगी, अमीनो एसिड्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि एक्टिव साइट किसकी बनी है, अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। तो अब कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेसिफिसिटी का मतलब कि एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करेगा, कि सपोज ये अगर इस प्रकार के सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है जिसको हम ए टाइप का सबस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये एंजाइम हमेशा इसी की से ही बाइंड होगा। ये हल्का सा वेरिएशन भी हुआ, स्लाइट वेरिएशन मीन्स जैसे मान लिया काफ़ी कुछ तो सिमिलर है, बस थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ए डबल डैश टाइप का, पर ये इससे बाइंड नहीं करेगा। दे आर हाईली स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिसिटी किस पर निर्भर करती है, इन्हीं अमीनो एसिड्स पर। अब इनमें भी कौन सा अमीनो एसिड होगा, वह अमीनो एसिड है एक्चुअली कॉन्टैक्ट ग्रुप। इवन कैटालिटिक ग्रुप पे भी स्पेसिफिसिटी डिपेंड नहीं करती है। इट इज एक्चुअली द कॉन्टैक्ट ग्रुप्स फाउंड इन एक्टिव साइट्स which are responsible for the specificity of that enzyme. So it is a very important line. So the specificity of an enzyme depends upon the contact groups which are responsible for binding of substrate with एंजाइम। तो इट इज़ क्लियर कि जो ये एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्टैक्ट ग्रुप पर। कॉन्टैक्ट ग्रुप मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि एक्टिव साइट में मौजूद वह अमीनो एसिड जो कि सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहे हैं बाय मल्टीपल वीक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस या आयनिक बॉन्ड। स्पेसिफिसिटी कैटालिटिक ग्रुप पर डिपेंड नहीं करती है। अपन कई बार कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि क्योंकि कैटालिसिस करने वाला जो अमीनो एसिड है ज़रूरी नहीं कि वो स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एक इसका सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं सीरीन प्रोटीएस फैमिली के मेंबर्स का, और उनके 3 एंजाइम्स को हम यहाँ पर लेते हुए इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी कैसे कॉन्टैक्ट ग्रुप पर निर्भर करती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड the specific nature of enzymes by taking example of a series of 3 enzymes which belongs to serine protease family, and the name of these enzymes are trypsin, chymotrypsin and elastase. Serine protease is actually a name of family of enzymes which have similar type of or similar mechanism of catalysis. Actually, there are so many enzymes which are found in the living system inside the cell. There are various thousands and thousands of enzymes are found, and ये जो एंजाइम्स हैं, कई सारे एंजाइम जो अलग स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, पर उनके अंदर एक खासियत ये होती है कि उनका
जो मोड ऑफ एक्शन है कई एंजाइम्स का सिमिलर होता है। तो जिनका मोड ऑफ एक्शन जो या अपन कहेंगे जिनकी कैटालिसिस सिमिलर टाइप की है तो उनको अपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक कॉमन फैमिली में रख सकते हैं। जैसे मान लिया कि सीरीन प्रोटीएस फैमिली एक बड़ी फैमिली है और ख़ास करके ये फैमिली किसकी है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। और इन सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की खासियत क्या है, हो सकता है इसके अंदर 30 से अधिक, मोर देन 30, ज़्यादा भी हो सकते, मोर देन 30 एंजाइम्स इसके अंदर रखे गए हैं। पर ये जो 30 एंजाइम्स हैं जो इसमें रखे गए, उन सब 30 एंजाइम्स की जो कॉमन फीचर ये है कि इन सब के अंदर कैटालिटिक ग्रुप्स, जो कैटालिटिक ग्रुप है वो सीरीन है। तो मतलब ये जो अलग अलग 30 एंजाइम्स है उनका कैटालिटिक ग्रुप सीरीन है और सीरीन का जो वे ऑफ कैटालिसिस होगा वो सिमिलर होगा। इसका मतलब इन सभी एंजाइम्स का जो कैटालिसिस का तरीका है, जो रिएक्शन कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है वो एक जैसा है, इसलिए हमने इनको एक ग्रुप, एक फैमिली का नाम दिया गया है सीरीन प्रोटीएस। ऐसे हो सकता है एक फैमिली हो थ्रियोनिन प्रोटीएस। अब इस फैमिली के अंदर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये भी एक प्रोटीएस है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वाली फैमिली है। अब इसमें थ्रियोनिन प्रोटीएस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, इसमें भी जो भी एंजाइम्स है, ऑल एंजाइम्स, उनका कैटालिटिक ग्रुप यहाँ पर थ्रियोनिन अमीनो एसिड है। तो इस तरीके से जो सिमिलरिटी होती है तो उन सबको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम सीरीन प्रोटीएस फैमिली के 3 मेंबर्स को डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे स्पेसिफिसिटी एंजाइम की कॉन्टैक्ट ग्रुप्स पर डिपेंड करती है। So we are taking an example of 3 members of serine protease family, trypsin, chymotrypsin and elastase. The common features regarding these 3 enzymes are that they all belongs to the same family, that is serine protease family. In all these enzymes the catalytic group is serine अमीनो एसिड्स जो कैटालिसिस का काम करता है। इससे क्लियर हो गया कि कैटालिटिक ग्रुप स्पेसिफिसिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कैटालिटिक ग्रुप पर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी निर्भर करती तो फिर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेस के अंदर हर एक के अंदर कैटालिटिक ग्रुप अलग होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। अब अपन की बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। तीनों एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी में डिफरेंस है। स्पेसिफिसिटी मतलब वो किस जगह पर एक्ट कर रहे हैं या सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट पर एक्ट कर रहे हैं, ये भी स्पेसिफिसिटी पर हो सकता है। जैसे प्रोटीन्स के अंदर, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के अंदर जो उनके टारगेट प्रोटीन्स है उनकी यहाँ पर स्पेसिफिसिटी मतलब कि ये कौन से पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड्स को ही ब्रेक करेंगे क्योंकि प्रोटीएस एंजाइम्स हैं। प्रोटीएस एंजाइम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट कैसे करेंगे, डिग्रेड कैसे करेंगे, बाय ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो द कॉमन फीचर इज अगेन द सेम कि these all 3 enzymes will break peptide bonds with the help of their serine amino acid present in their active site. अब यहां अपन देखते हैं इनकी स्पेसिफिसिटी। कि वो प्रोटीन के किस पार्ट पर एक्ट कर रहे हैं या कौन से एमिनो एसिड्स पर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर स्पेसिफिसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एंजाइम्स, उनका जो टारगेट प्रोटीन है, उनका जो सबस्ट्रेट प्रोटीन है, उस सबस्ट्रेट प्रोटीन के कौन से एमिनो एसिड्स की पेप्टाइड्स बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ देखा गया, ट्रिप्सिन में देखा गया है कि ट्रिप्सिन एक्स का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक्स ऑन C terminal end
ऑफ लाइजीन एंड आर्जिनिन रेसिड्यूज ऑफ द टारगेट प्रोटीन, कि जो उनका टारगेट प्रोटीन है उसमें, उस प्रोटीन में जहाँ पर भी लाइजीन या आर्जिनिन अमीनो एसिड्स होंगे इन्वॉल्व है पेप्टाइड बॉन्ड में, उसी जगह पर ये अटैक करेंगे। जैसे कुछ इस तरीके से, इसको पहले आपको मैं समझा देता हूँ, फिर काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेस के बारे में भी देखेंगे। कि सपोज दिस इज द एंजाइम, वो यहाँ से यहाँ तक एक्टिव साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट। अब यहाँ पर सीरीन अमीनो एसिड है, क्योंकि सीरीन प्रोटीएस फैमिली के मेंबर है, और उनके पास OH यहाँ पर साइड चेन होती है, जिससे वो रिएक्शन कैटालिसिस करेंगे। अब मान लिया ये कोई पॉलीपेप्टाइड है, आप जानते हैं पॉलीपेप्टाइड के अंदर जब बनता है तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लिया कि ये C अल्फा एटम है, जो कि एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है और COH ग्रुप होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, COH H, और साइड चेन होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर R ग्रुप कहते हैं। R ग्रुप इज द साइड चेन ऑफ द अमीनो एसिड एंड दिस इज द बेस ऑफ द अमीनो एसिड। बेस सभी 20 अमीनो एसिड्स के अंदर कॉमन होगा, और सभी 20 अमीनो एसिड्स में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस है, वो किस में है? इस साइड चेन के अंदर। अब पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा COH और दूसरा वाला जो NH2 एंड होगा दूसरे पॉलीपेप्टाइड का, उसके बीच में बनेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हमें COH और इस NH2 के बीच में होगा। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से। ये कोई R ग्रुप है, ये इसका H, और ये C अल्फा, ये इसका साइड चेन हो जाएगी। जैसे मान लिया लाइजीन है तो CH2 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 NH2, कुछ ये इस तरह की पॉजिटिवली चार्ज की साइड चेन होती है लाइजीन की। ये और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H, और यहाँ पे एक और कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया से C अल्फा, और यहाँ पर कोई साइड चेन आ गई इस टाइप की। जैसे कोई एरोमेटिक अमीनो एसिड आ गया और यहाँ पे COOH आ गया, और ये H। तो यहाँ पे 3 अमीनो एसिड है, 3 C अल्फा कार्बन है, 1 2 3, तो दे आर 3 अमीनो एसिड्स इस जगह पे। मान लिया कि चेन आगे और चल रही है, सपोज लंबी चल रही है चेन, तो NH2 एंड होगा और लास्ट में COH एंड होगा। अब यहाँ पे 2 पेप्टाइड्स बॉन्ड है, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और एक ये पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा। अब ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, इसको हम कह रहे हैं लाइजीन। क्यों? क्योंकि इसकी साइड चेन लाइजीन वाली है। लाइजीन की साइड चेन ऐसी होती है, वो पॉसिबली चार्ज होता है, मोर अबाउट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, यू कैन इग्नोर इट, बट और ये मान लिया कोई एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे मान लिया कि फिनाइल एलेनिन है, ठीक है,
और इसके बीच में यहाँ पे लाइसिन और फिनाइलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। तो हमने कहा कि ट्रिप्सिन जो है, जैसे ये ट्रिप्सिन, अब ये पॉलीपेप्टाइड, ये जो डाइटरी प्रोटीन ये काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब ये इसके सबस्ट्रेट सबसे पहले ये यहाँ पर बाइंड हुआ होगा, ऑब्वियस बाइंड होता है, फिर एक्ट करेगा। अब यहाँ पर ट्रिप्सिन या तो लाइसिन हो, जैसे ये लाइसिन हो, लाइसिन की जगह यहाँ पे आर्जिनिन भी हो सकता है, आर्जिनिन भी उसकी साइड चेन भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो जहाँ यहाँ पर सीरीन लाइसिन या आर्जिनिन के सी टर्मिनल एंड पर एक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीपेप्टाइड, ये जो अमीनो एसिड जो है, जो कि लाइसिन है या आर्जिनिन हो, तो उसका एन टर्मिनल एंड तो ये कहलाएगा, दिस इज द एंड पार्ट, और वो इधर पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है। और इसका सी टर्मिनल एंड मीन्स ये वाला पार्ट, कार्बोनिल कार्बन, वो आगे फिनाइलिन से बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो ये भी है और ये भी, यहाँ पे दो पेप्टाइड बॉन्ड है, एक ये और एक ये। तो लाइसिन खुद एक्चुअली दो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है। कौन सा? उसका एन टर्मिनल वाला पार्ट इधर इन्वॉल्व है पेप्टाइड बॉन्ड में, और लाइसिन का सी टर्मिनल पार्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड से इधर इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये हमेशा सी टर्मिनल पार्ट वाले पेप्टाइड बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा। ये जो ऑक्सी एनाइन होगा, दिस इज द ऑक्सी एनाइन, इट एक्ट्स एट द सी टर्मिनल एंड ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज विद इन दैट पॉलीपेप्टाइड। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया और ये अलग हो गया। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन की स्पेसिफिसिटी क्या होगी? लाइसिन और आर्जिनिन वाली जगह पर ही एक्ट करेगा, और कहीं दूसरी जगह। ये ऐसा नहीं कि फिनाइलिन है तो इस इधर यहाँ एक्ट कर लिया। ये जैसे मान लिया कि ये ग्लाइसिन है, सपोज इसको ग्लाइसिन लेते हैं तो ग्लाइसिन वाले पार्ट पे एक्ट करेगा, ऐसा नहीं। ये हमेशा लाइसिन और आर्जिनिन वाले पार्ट पर ही एक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करें काइमोट्रिप्सिन की और इलास्टेज की, तो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है? सी टर्मिनल एंड्स ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ये सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का जो सी टर्मिनल एंड वाला पेप्टाइड बॉन्ड है वहां पर एक्ट करेगा। और एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब 3 है, फिनाइल, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो ये इन जगह पर एक्ट करेगा, कौन सा? सी टर्मिनल। जबकि जो इलास्टेज है it acts on C terminal ends of small amino acids like small side chain वाले amino acid हैं, जैसे कि एलेनिन है और ग्लाइसिन है। इन अमीनो एसिड्स के सी टर्मिनल एंड पे एक्ट करेगा। और आपने ट्रिप्सिन का उदाहरण तो देख ही लिया। ट्रिप्सिन में यहाँ पर सी टर्मिनल एंड ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो सबकी स्पेसिफिसिटी अलग अलग है, जबकि कैटालिटिक ग्रुप सबके अंदर कौन सा है? सीरीन। अब ये स्पेसिफिसिटी अलग अलग इसलिए है क्योंकि इन तीनों का जो कांटेक्ट ग्रुप है, इन तीनों का में जो कांटेक्ट ग्रुप है वो डिफरेंट है। और जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि स्पेसिफिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्पेसिफिसिटी डिपेंड करेगी कांटेक्ट ग्रुप पर। यहाँ पर जो इनका जो कैटालिटिक ग्रुप है उस पर निर्भर नहीं कर रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द कांटेक्ट ग्रुप। अगर कैटालिटिक ग्रुप पर डिपेंड करती तो सबका अलग होता है, क्योंकि कैटालिटिक ग्रुप सब में सीरीन है, इसमें भी सीरीन है, इसमें भी सीरीन है, उसमें भी सीरीन है। तो इसलिए इस पे डिपेंड करेगी कांटेक्ट ग्रुप में। अब इन तीनों के अंदर कांटेक्ट ग्रुप अलग अलग है। तो वापस देख लेते हैं कि
इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट ग्रुप है, इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट ग्रुप है और इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे पहले बात करते हैं ट्रिप्सिन की। अगेन दिस इज द एंजाइम ट्रिप्सिन। ये इसकी एक्टिव साइट होगी, दिस इज द एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट के अंदर सपोज सीरीन यहाँ पर इसका कैटालिटिक ग्रुप है सीरीन, और मान लिया यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है, कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पर है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड है। इसको आपको यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, इस चौक से लेते हैं, ब्लू चौक से। एस्पार्टेट ठीक है। सेरीन इज द कैटालिटिक ग्रुप in the active site of trypsin, and aspartate amino acid, aspartate amino acid is actually contact group. And suppose this is the polypeptide, a dietary polypeptide, a dietary protein, और trypsin कहाँ एक्टिव है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ये अलग अलग इंडिविजुअल अमीनो एसिड है। से यहाँ पर एक लाइजीन अमीनो एसिड है इस जगह पे, या ये एलेनिन मान लिया, ये वेलिन मान लिया, ये लाइजीन मान लिया, ये मीथियोनिन अमीनो एसिड मान लिया, और ये कोई ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है इस पॉलीपेप्टाइड का। ये डाइटरी प्रोटीन है। नाउ यू ऑल नो दैट कि जो लाइजीन है उसकी जो साइड चेन है, और वी कैन से लाइजीन इज एक्चुअली अ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी एंजाइम अपनी एक्शन करता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका सबस्ट्रेट, यहाँ पर ये डाइटरी प्रोटीन एक्चुअली इसका सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट पहले यहाँ पर बाइंड होगा एक्टिव साइट में, ये जो एक्टिव साइट है। और उस बाइंडिंग के लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट ग्रुप और जो ये सबस्ट्रेट है उसके बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग हो, वो वीक इंट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर जो लाइजीन जो अमीनो एसिड का जो साइड चेन है, जैसे मान लिया कि CH2 और लास्ट में यहाँ NH2 एंड होता है, और एस्पार्टेट के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है C डबल बॉन्ड O रहता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्ड अट्रैक्शन is developed between the contact group aspartate and the lysine amino acid of the substrate molecule। तो ये आसानी से इससे बाइंड हो गया, and now it is more closer। अब ये अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा क्लोज है इस एक्टिव साइट के एज कंपेयर टू द अदर अमीनो एसिड्स। और लाइजीन अमीनो एसिड का ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये तो एन टर्मिनल वाला पार्ट होगा, और लाइजीन का C अल्फा कार्बन है, और ये वाला जो पार्ट होगा ये C टर्मिनल वाला। तो अब ये जो ऑक्सी एनाइन है, सपोज दिस इज नाउ ऑक्सी एनाइन, डीप्रोटोनेशन के बाद ये इस लाइजीन और मीथियोनिन के बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। जस्ट लाइक दिस। तो अपन कहेंगे कि ट्रिप्सिन
ऑलवेज एक्ट्स एट सी टर्मिनल एंड ऑफ लाइजीन और आर्जिनिन रेसिड्यू। लाइजीन है तो भी वो यहाँ बाइंड हो सकता है क्योंकि लाइजीन पॉजिटिवली चार्ज, और एस्पार्टेट नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बाइंड हुआ। अगर यहाँ आर्जिनिन होता तो आर्जिनिन भी यहाँ पर आसानी से एस्पार्टेट से बाइंड हो जाता और एस्पार्टेट आर्जिनिन के सी टर्मिनल एंड पर सीरीन ब्रेक कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ट्रिप्सिन के अंदर कॉन्टैक्ट ग्रुप कौन सा है? एस्पार्टेट, इस कारण वो आसानी से सीरीन इस पर एक्ट कर रहा है। जबकि हम दूसरा उदाहरण देखें, सपोज काइमोट्रिप्सिन का, तो काइमोट्रिप्सिन में भी एक्टिव साइट में सीरीन ही रहेगा एज ए कैटालिटिक ग्रुप, बट यहां पर कॉन्टैक्ट ग्रुप डिफरेंट हो गया। कॉन्टैक्ट ग्रुप यहां पर स्मॉल नॉन पोलर एमिनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन या एलेनिन हो सकते हैं, क्योंकि जब ग्लाइसिन और एलेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लाइसिन का तो कुछ इस तरह का रहेगा, ये सी अल्फा है, COH NH2 NH, तो ग्लाइसिन का साइड चेन में सिर्फ H रहता है, तो ये बहुत ही छोटा साइड चेन वाला अमीनो एसिड है। इस तरीके से एलेनिन का भी जो साइड चेन है वो बहुत ही छोटा होता है, दैट इज CH3, एंड दोनों नॉन पोलर नेचर के होते हैं। दिस इज एलेनिन। अब इसके कारण क्या होगा कि इनकी साइड चेन बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल साइड चेन। जैसे मान लिया CH3, ये एलेनिन ले लिया अपने, एलेनिन। अब इसका जो टारगेट प्रोटीन वो भी डाइटरी प्रोटीन होगा। अब डाइटरी प्रोटीन ने मान लिया इस जगह पर कोई एरोमेटिक एमिनो एसिड है। कौन सा? एरोमेटिक एमिनो एसिड। और एरोमेटिक एमिनो एसिड क्या होते हैं? बल्कियर ग्रुप्स होते हैं, थिक हैवी साइड चेन वाले होते हैं, है ना। बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे फिनाइलिन में जैसे ये है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, तो सबके अंदर बल्कियर ग्रुप होंगे। टायरोसिन में OH ग्रुप भी होता है। तो ये जो बल्कियर ग्रुप्स हैं, जैसे सपोज मान लिया ये एरोमेटिक एमिनो एसिड हो गया, कोई सा भी ले लो, चाहे फिनाइलिन ले लो, चाहे ट्रिप्टोफैन ले लो, या टायरोसिन ले लो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये बल्कियर ग्रुप इस छोटे साइड चेन वाले ग्लाइसिनो एलेनिन से आसानी से कौन से इंट्रैक्शन से बाइंड हो सकता है? हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन से। यहाँ इनके बीच में हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। और अगर यहाँ पर बल्कियर ग्रुप होता है, यहाँ पे भी ग्लाइस साइड चेन कॉन्टैक्ट ग्रुप की बड़ी होती, तो शायद ये इससे बाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्टिव साइट बहुत ही स्मॉल पॉकेट होती है एंजाइम की। हालांकि यहाँ पर आपको बड़ी नज़र आ रही है, वो एक अलग बात है, बाकी इट्स अ वेरी स्मॉल पॉकेट। तो जो स्टीरिक हिंड्रेंसेस भी डेवलप हो सकते हैं, स्टीरिक क्लैसेस डेवलप हो सकते हैं। सो जो कॉन्टैक्ट ग्रुप्स और जो सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग वाला पोर्शन है वो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, या आसानी से बाइंडिंग हो सके। तो हैवियर बल्कियर ग्रुप के सामने एक छोटा साइड चेन वाला अमीनो एसिड, और वो भी नॉन पोलर नेचर का, काफ़ी सूटेबल रहता है इस हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन के लिए। तो आसानी से ये पॉलीपेप्टाइड इस जगह से काइमोट्रिप्सिन में बाइंड हो सकता है, क्योंकि काइमोट्रिप्सिन के कॉन्टैक्ट ग्रुप में ग्लाइसिन और एलेनिन है, जबकि कैटालिटिक ग्रुप वही सीरीन है। तो जब ये एक बार बाइंड हो गया तो सीरीन फिर इसके सी टर्मिनल एंड पर एक्ट करके इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन। और पहले अपन देखा ट्रिप्सिन का। फर्क क्या है? फर्क कहाँ आ रहा है? कॉन्टैक्ट ग्रुप में आ रहा है। इस कारण क्या इनकी स्पेसिफिसिटी अलग हो रही है। इसके कारण ग्लाइसिन एलानिन के कारण ये एरोमेटिक एमिनो एसिड पर एक्ट करेगा, पर ट्रिप्सिन के अंदर यहाँ पर एस्पार्टेट था, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन और आर्जिनिन जहाँ पर है वहाँ पर एक्ट करेगा। अब जैसे मान लिया कि यहाँ लाइसिन है इस पॉलीपेप्टाइड में, तो कभी भी ये काइमोट्रिप्सिन इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो इस पर ब्रेक करेगा। इसलिए जो डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं, जो बड़े प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग प्रोटीज एंजाइम्स ब्रेक करते हैं, ताकि हर पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ा जा सके। अगर सिर्फ एक ही एंजाइम रहता, जैसे मान लिया कि इंटेस्टाइन में सिर्फ काइमोट्रिप्सिन ही है, तो फिर वो
प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, वो तो सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड है वहाँ तोड़ देगा, बाकी तो टूटेगा नहीं पॉलीपेप्टाइड। बड़े बड़े पेप्टाइड्स रहेंगे, फिर जब बड़े बड़े पेप्टाइड्स रहेंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी। सो पेप्टाइड्स, लार्जर पेप्टाइड्स शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड एंड देन स्मॉलर पेप्टाइड्स आर फर्दर बीन ब्रोकन डाउन टू स्मॉल डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और इंडिविजुअल अमीनो एसिड सो दैट दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन। इस तरह से इलास्टेज का देखें तो इलास्टेज, तो इलास्टेज के अंदर जो साइड चेन है उसमें नॉन पोलर अमीनो एसिड एसिड्स है बट विद लॉन्ग साइड चेन, लॉन्ग साइड चेन, जैसे कि मीथियोनिन हो सकता है, ल्यूसीन है, या इवन आइसोल्यूसीन तक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी साइड चेन काफ़ी बड़ी होती है। So this is leucine. This is isoleucine। और मीथियोनिन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH2 एंड CH3। दिस इज मीथियोनिन, सल्फर ग्रुप होता है बीच में, बट ये सब क्या है, इनकी साइड चेन बड़ी है, लार्ज है, और ये जो साइड चेन है ये नॉन पोलर नेचर की है। तो यहाँ पर लॉन्ग चेन वाली जो साइड चेन वाले अमीनो एसिड जैसे कि मीथियोनिन, ल्यूसीन या आइसोल्यूसिन हो सकते हैं, और ये एक्ट करते हैं ऐसे अमीनो एसिड्स जिनकी साइड चेन छोटी हो और नॉन पोलर नेचर की, जैसे कि यहाँ पर बात करें ग्लाइसिन हो गया या एलेनिन हो गया, इनकी साइड चेन बहुत ही छोटी है, तो इनकी एक बड़ी साइड चेन है और इनकी स्मॉल साइड चेन, तो इजीली वही हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से बाइंड होंगे और सीरीन इनको ब्रेक कर सकता है इसके सी टर्मिनल एंड पर। तो नाउ इट इज़ प्रीटी मच क्लियर दैट कि जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और जो इलास्टेज का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तीनों सीरीन प्रोटीएस फैमिली के मेंबर हैं। तो जो तीनों एग्जाम्पल जो हमने सीरीन प्रोटीएस फैमिली के दिए थे, सीरीन प्रोटीएस फैमिली, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज। कैटालिटिक ग्रुप तीनों में सीरीन सीरीन सीरीन, जबकि कॉन्टेक्ट ग्रुप अलग अलग है। जैसे इधर एस्पार्टेट है या ग्लूटामेट हो सकता है, या कोई ग्लाइसिन और एलेनिन टाइप के कॉन्टेक्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, और इलास्टेज के केस में ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन या मीथियोनिन टाइप के कॉन्टेक्ट ग्रुप हो सकते हैं। तो नाउ इट इज़ क्लियर, अब इस चीज़ से इस कंपेरेटिव चार्ट से क्लियर है कि जो स्पेसिफिसिटी है इन एंजाइम से किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्टेक्ट ग्रुप से, ना कि कैटालिटिक ग्रुप्स, क्योंकि कैटालिटिक ग्रुप सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स।
Well, we all know that suffix ASC is been used for all enzymes. सबके पीछे ये होता है सफिक्स, जैसे कि जैसे प्रोटीज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आइसोमरेज हो गया, डिहाइड्रोजनेज हो गया, काइनेज हो गया, फॉस्फेटेज एंजाइम हो गए। तो सभी एंजाइम्स के पीछे ASC शब्द या एज अ सफिक्स यूज़ होता है, पर अलग अलग तरीके से नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण किया गया है एंजाइम्स का। तो वो जो विभिन्न टाइप के जो मेथड्स हैं नॉमेनक्लेचर के, जनरली 3 डिफरेंट टाइप के मेथड्स देखे जाते हैं एंजाइम्स के नेमिंग के लिए। तो कुछ कॉमन जो 3 टाइप के मेथड्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। फर्स्ट, बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट on which enzyme acts, कि नामकरण उस आधार पर कि एंजाइम किन सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो सबस्ट्रेट के नेम पर एंजाइम का नेम रखा गया है ना। जैसे सबस्ट्रेट मान लिया सुक्रोज है, तो सुक्रोज पर एक्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम रखा गया सुक्रेज। जैसे मान लिया कि सबस्ट्रेट माल्टोज है, तो नाम रखा गया उस माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम रखा गया माल्टेज। तो ये भी एक आधार है नामकरण पद्धति का, कि जो सबस्ट्रेट का नाम है उसके आधार पर एंजाइम का नाम रखा गया। सबस्ट्रेट सुक्रोज है तो सुक्रेज हो गया, माल्टोज है तो माल्टेज हो गया। ठीक है, एक मेथड तो ये है, एक पद्धति तो इस प्रकार की है। दूसरा है नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन an enzyme catalyzes। कि कोई एंजाइम किस प्रकार की रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लिया रिएक्शन का प्रकार है, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव किया रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उस एंजाइम का नाम रख दिया गया डिहाइड्रोजिनेस। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये ऐसे एंजाइम्स है जो हाइड्रोजन के रिमूवल, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, है ना, उस प्रोसेस को वो कैटलाइज कर रहे हैं। इस तरह से कोई आइसोमराइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज कर रहा हूँ, दैट इज A2A- टाइप, तो उनका नाम रख दिया गया आइसोमरेज। एंजाइम का नाम रखा गया आइसोमरेज। इस तरह से मान लिया कि सपोज रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन इस तरह की है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है, तो एंजाइम का नाम हो गया डीकार्बोक्सिलेज। तो ये भी एक तरह का पद्धति है एंजाइम्स के नामकरण की, नेमिंग की, कि किस प्रकार की वो रिएक्शन जनरली कैटलाइज कर रहे हैं। एक तीसरा तरीका और है एंजाइम को नेम करने का, नामकरण करने का, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन एज वेल एज ऑन द नेम ऑफ substrate on which it acts। ये देखा जाए तो तीसरा जो तरीका है नामकरण का, वो
पहले और दूसरे को मिला करके हम बात करें कि किस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है, दैट इज सबस्ट्रेट का नाम, और किस प्रकार की रिएक्शन वो कैटालाइज कर रहा है, दोनों के ऊपर उसका नाम आधारित हो सकता है। जैसे मान लिया सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट क्या है उसका नाम लिख दिया हमने, ये तो सबस्ट्रेट हो गया। टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, इधर हम उस एंजाइम का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एंजाइम। ठीक है, जैसे मान लिया सबस्ट्रेट का नाम है सक्सिनेट, और उस सक्सिनेट से सबस्ट्रेट से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो रिएक्शन का नाम हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसका एंजाइम का नाम हो गया सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। दोनों चीज़ मिक्स हो गई कि सबस्ट्रेट तो है सक्सिनेट, और किस प्रकार की क्रिया है, रिएक्शन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से अगर सबस्ट्रेट अल्कोहल है, सेम चीज़, इफ़ द सबस्ट्रेट इज अल्कोहल और रिएक्शन इसी प्रकार की है तो नाम रख दिया है अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, एंड सो ऑन। So, the name of enzyme can be assigned on 3 different bases, whether on the basis of the name of substrate, on the basis of the type of reaction the enzyme catalyzed, or on both bases, that is the name as well as the type of reaction the enzyme catalyzes. Now we will move towards the classification system. Now this is the recent classification जो हम कहेंगे कि जो फॉलो किया गया है, जितने भी एंजाइम्स हैं उनको 6 बड़ी क्लासेस को में डिवाइड किया गया है। और ये जो एंजाइम्स को जो 6 जो बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो किस आधार पर किया गया कि वो किस प्रकार की रिएक्शन कैटालाइज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। उस टाइप ऑफ रिएक्शन के आधार पर समस्त एंजाइम को, जितने भी एंजाइम्स हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर है, उनको 6 बड़ी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये जो संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो कि पूरा एंजाइम का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड या एंजाइम का डाटा मेंटेन करती है, उसने 6 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, has classified all enzymes into 6 classes, 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एंड assigned a 4-digit number to each enzyme, कि उन्होंने 6 क्लासेस में डिवाइड के साथ साथ हर एंजाइम को एक विशिष्ट नंबर दिया गया, एक 4 डिजिट नंबर दिया गया है, वो उसकी पहचान है। हर एंजाइम को एक 4 डिजिट नंबर दिया गया है, ठीक है। और ये जो 4 डिजिट है उसका पहला अंक जो है, फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट डिजिट भी क्या वही न्यूमेरिकल अंक ही है, नंबर्स ही है, डिजिट मतलब वो नंबर्स ही है। तो पहला नंबर क्या बताएगा, सेकंड डिजिट जो होगी वो क्या शो करेगी, थर्ड डिजिट क्या चीज़ वो बताएगी, या जो फोर्थ डिजिट है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट डिजिट जो है उस एंजाइम की हमेशा उसकी क्लास को प्रदर्शित करेगी, क्लास ऑफ एंजाइम। ये अपन एग्जांपल से आपको समझाएंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड डिजिट उसकी सब क्लास के बारे में बताएगी, दैट इज सब क्लास ऑफ एंजाइम। और उस सब क्लास, जैसे मान लिया क्लास अपन ने लिया, जैसे मान लिया कि
हाइड्रोलाइसिस, है ना, जो हाइड्रोलाइसिस करने वाली एंजाइम है। उस हाइड्रोलाइसिस के अंदर हो सकता है प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, तो अपन कहेंगे प्रोटीएज। प्रोटीएज सब क्लास हो गई किसके अंदर, हाइड्रोलाइसिस के अंदर। अब प्रोटीएज में भी अलग अलग फैमिली हो सकती है, जैसे एक अपन ले लिया सीरीन प्रोटीएज फैमिली, तो थर्ड डिजिट क्या है उसकी फैमिली बताएगी, फैमिली ऑफ एंजाइम। और जो फोर्थ डिजिट है वो इंडिविजुअल नेम ऑफ एंजाइम, इंडिविजुअल नेम ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो पहले वो जो क्लासिफिकेशन है, जो 6 डिफरेंट क्लासेस है उसके बारे में देखेंगे, और फिर इन 4 डिजिट्स के बारे में देखेंगे कि 4 डिजिट्स किस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स को दिए गए हैं, कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ अपन 4 बड़े पॉइंट्स लेंगे, 4 यूं कहते हैं कि कॉलम्स ले रहे हैं। जहाँ पर जो पहला कॉलम है वो बता रहा है क्लास नंबर फिक्स है 1 2 3 4 5 6, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेम ऑफ क्लास, फिर किस प्रकार की रिएक्शन कैटलाइज करें क्योंकि यही मुख्य आधार है, और कुछ एग्जाम्पल। जैसे 6 क्लास है तो क्लास नंबर फिक्स करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब ये नंबर फिक्स्ड है कि तीसरे नंबर पे जो क्लास है वो हमेशा उसका नंबर 3 ही रहेगा, आप उसको पहला नंबर से डिनोट नहीं करोगे, है ना। तो फिक्स है, जो क्लास नंबर 1 वो हमेशा ऑक्सीडो रिडक्टेज रहेगी, उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लास नंबर 2 जो है वो हमेशा ट्रांसफरेज ही रहेगी, क्योंकि जब 4 डिजिट नंबर दिए जाएंगे तो जो पहली डिजिट है, फर्स्ट डिजिट क्या बताती है, जो कि नेम ऑफ क्लास बताती है। वो नेम ऑफ क्लास मतलब वो उस नंबर से होगा। जैसे मान लिया कि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास है तो उस वहाँ पहला डिजिट 1 होगा। अगर मान लिया कि क्लास है ट्रांसफरेज तो पहला डिजिट 2 होगा, इस तरीके से। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफरेज OTH, हाइड्रोलाइसिस, लाइएजेस, आइसोमरेज और लाइगेजेस। तो ये 6 क्लास हो गई, OTHLIL, लिल, है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज पहली क्लास हमेशा ऑक्सीडो रिडक्टेज ही होगी। ऐसा नहीं कि आप पहली क्लास पे आइसोमरेज कर दो। आइसोमरेज अगर 5वीं क्लास है तो हमेशा 5वीं क्लास ही रहेगी। तो पहली क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज है, दूसरी क्लास हमेशा ट्रांसफरेज होगी, तीसरी क्लास हमेशा हाइड्रोलाइसिस होगी, चौथी लाइजेज होगी, 5वां आइसोमरेज होगा और 6ठा लाइगेजेज होगा, है ना। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज किस प्रकार की रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रकार की, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। जैसे मान लिया A + AH2 + B है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन यहाँ चला गया A + BH2, तो हाइड्रोजन पहले यहाँ था, यहाँ से इस जगह चला गया, तो ये हो गया BH2। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो A का तो ऑक्सीडेशन हुआ
और बी ने हाइड्रोजन लिया तो बी का रिडक्शन हुआ। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जब ऑक्सीडेशन होगा, एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो गई होगा। तो जैसे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जितने भी हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, चाहे वो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो, सारे के सारे NADH डिहाइड्रोजिनेज हो या FADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो, सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ट्रांसफरेंस मतलब ग्रुप ट्रांसफर का काम करेगा, ग्रुप ट्रांसफर। जैसे मान लिया कि ए के साथ एक X ग्रुप लगा है और ये B से रिएक्ट कर रहा है, तो अब ये X ग्रुप B के पास चला जाएगा, A + BX, तो ये ग्रुप ट्रांसफर वाली प्रोसेस होगी। जैसे एग्जांपल ले लिया काइनेज, फॉस्फेटेज। तो काइनेज और फॉस्फेटेज क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। एक सब ATP से फॉस्फेट ग्रुप लिया और अपने सब्स्ट्रेट पर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज ग्रुप ट्रांसफर। हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के लिए हमेशा H2 की आवश्यकता होगी। जैसे मान लिया इस प्रकार से, जैसे A और B है मॉलिक्यूल है, तो इस प्रकार से उनको तोड़ दिया, AH + B। और ख़ास करके ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो हाइड्रोलाइसिस ही कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। इस तरीके से लाइसिस, एडिशन एंड एलिमिनेशन, इस प्रकार की रिएक्शन वो करेंगे। A B + X, Y टाइप है तो A और B टूटेंगे, X और Y टूटेंगे तो A X से कंबाइन हो गया प्लस B Y के से कंबाइन हो गया। जैसे कि फ्यूमरेज और एल्डोलेज है, फ्यूमरेज और एल्डोलेज एंजाइम हो गया। इस तरीके से आइसोमरेज है तो वो आइसोमराइजेशन करेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे स्पेस के अंदर, कि A है तो उसको A' में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों आइसोमर्स हैं, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, तो इन सबको आइसोमरेज नाम दिया जाता है। लाइगेजेस क्या है, ये एडिशन का काम करेंगे, दो अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे, और जब भी ये लाइगेजेस काम करेंगे वहाँ पे ATP खर्च होगी। तो एडिशन एट एक्सपेंस ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे A + B और यहाँ पर ATP हाइड्रोलिसिस हुआ ADP के, और AB जुड़ गए। इस तरीके से यहाँ पर शो कर देते हैं इनको। उदाहरण के तौर पर जैसे अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, कि जब अमीनो एसिड्स को tRNA से जोड़ा जाता है तो उस समय ATP खर्च होती है, और सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो लाइगेजेज एंजाइम होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 6 अलग अलग क्लासेस हो गई, इस प्रकार की रिएक्शंस कैटलाइज करती हैं। ये उनके सेलेक्टिव एग्जांपल्स हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जो ध्यान रखनी है, ये नंबर फिक्स है। अगर लाइगेजेस हैं तो वो छठे, उनका नंबर 6 ही रहेगा। हाइड्रोलाइसिस उनका नंबर हमेशा 3 ही रहेगा। आइसोमेरेसिस उनका नंबर हमेशा 5 ही रहेगा, क्योंकि जब 4 डिजिट नंबर जब दिए जाते हैं एंजाइम को, तो उसमें पहला डिजिट हमेशा उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और क्लास को मतलब जैसे पहला डिजिट 3 है तो 3 है तो मतलब वह उस एंजाइम की क्लास कौन सी होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी। तो एक 4 डिजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमने वो सीरीन प्रोटीएज फैमिली के 3 एग्जांपल्स लिए थे, उन्हीं को वापस देखते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन
एंड इलास्टेज। ठीक है, इन सबका 4 डिजिट नंबर। ट्रिप्सिन का 4 डिजिट नंबर है 3, 4, 21, 4। इसका है काइमोट्रिप्सिन का 3, 4, 21, 1 और इलास्टेज का है 3, 4, 21, 30। ठीक है, अब जैसे ट्रिप्सिन है तो ये इसका पहला डिजिट है, ये उसका दूसरा डिजिट है, ये उसका तीसरा डिजिट है और ये उसका चौथा डिजिट है। तो 3, 4, 21, 4 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 3 जो पहला डिजिट है, पहली संख्या है, वो क्या बताता है हमेशा? क्लास ऑफ द एंजाइम। तो तीसरे नंबर की क्लास हमेशा कौन सी होती है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस का काम करेगा। दूसरा डिजिट जो है वो हमेशा बताती है उसकी सब क्लास। सेकंड डिजिट यहाँ पर इसकी है 4। अब हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड का हो रहा है या लिपिड का हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस ट्रिप्सिन क्या है? हाइड्रोलाइसिस किसका करेगा? प्रोटीन का। तो इसकी सब क्लास क्या हो गई? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम लिखेंगे प्रोटीएज। तो प्रोटीएज की सब क्लास हुई, मतलब वो हाइड्रोलाइसिस कौन सा है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अगर वो कार्बोहाइड्रेट, अगर वो माल्टोज एंजाइम है तो यहाँ पर उसकी सब माल्टोज एंजाइम की सब क्लास क्या होती है? कार्बोहाइड्रेज। उसका नंबर कुछ अलग होगा, दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर जो थर्ड डिजिट है, जो कि यहाँ पर है 21, है ना। तो मैं वापस पुनः यहाँ पर इनको लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से 3, 4, 21, 4, 3, 4, 21, 1 और 3, 4, 21, 30। ये तो हो गई क्लास। पहला नंबर, पहले डिजिट हमेशा क्लास होगी, दूसरी डिजिट हमेशा सब क्लास होगी, तीसरी डिजिट हमेशा फैमिली के बारे में बताएगा और चौथी डिजिट जो होगा इंडिविजुअल नेम। जो उसकी चौथी डिजिट होगी। अब ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये किस फैमिली का है? कि मतलब ट्रिप्सिन जो है वो हाइड्रोलाइसिस है। और कौन सा हाइड्रोलाइसिस है? प्रोटीएज है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में भी उसकी 21वीं सब फैमिली कौन सी है? 21वीं। मतलब प्रोटीएज के अंदर 21 से पहले 20 फैमिली ऑलरेडी है और 21वीं फैमिली का नाम है सीरीन प्रोटीएज। सीरीन प्रोटीएज कि उस प्रोटीएज में भी कौन सा? सीरीन प्रोटीएज। क्योंकि इस एंजाइम के अंदर कैटालिटिक ग्रुप कौन सा है? सीरीन। वो सीरीन से कैटालाइज कर रहा है। मान लिया अगर थ्रियोनिन होता तो उस फैमिली का नाम होता थ्रियोनिन प्रोटीएज। इस तरीके से अगर हिस्टीडीन हो, कोई दूसरा होता, टायरोसिन होता तो अपन कहते हैं टायरोसिन प्रोटीएज नाम देते हैं उसको। और इंडिविजुअल नेम क्या है? इसका नंबर है 4। तो ये सीरीन प्रोटीएज फैमिली के अंदर चौथे नंबर का एंजाइम है। तो इस तरीके से ट्रिप्सिन को का रिकॉर्ड रखा गया, मेंटेन रखा जाता है कि 3, 4, 21, 4। अगर किसी एंजाइम का नंबर है 3, 4, 21, 4 मतलब 3 मतलब वो हाइड्रोलाइसिस है, 4 मतलब उस हाइड्रोलाइसिस में भी प्रोटीएज है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग वाला। अब प्रोटीएज में भी 21वीं फैमिली है। 21वीं फैमिली कौन सी है? सीरीन प्रोटीएज की। और सीरीन प्रोटीएज में जो चौथे नंबर का एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। इस तरीके से ये 4 डिजिट उनको एंजाइम को डिस्क्राइब करते हैं। इस तरह से अगर काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो उसका नंबर है 3, 4, 21, 1। मतलब 3 क्या है? काइमोट्रिप्सिन क्या है? हाइड्रोलाइसिस है। 4 मतलब कौन सा है? सब क्लास प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। 4 में भी 21वीं नंबर की फैमिली में आता है। 21वें नंबर की फैमिली में क्योंकि इसके पास सीरीन कैटालिटिक ग्रुप है तो सीरीन प्रोटीएज। और इस सीरीन प्रोटीएज फैमिली के अंदर वो पहले नंबर का एंजाइम है। तो पहले नंबर के एंजाइम को काइमोट्रिप्सिन नाम दिया गया है। और in the same manner, elastase has been described by this 4-digit number. The 3 means the name of class, that is it is hydrolysis. Which type of hydrolysis? Protein digesting enzyme, so it is a protease. Third number, the catalytic group in this case is serine, so it belongs to family known as serine protease. And within that 21st number of serine protease family, it is the 38th enzyme.
ये 30वें नंबर का एंजाइम है, whose name is elastase. So this is the way by which the enzymes are designated by 4 different digit numbers, and these 4 digits actually tells everything about that enzyme. The class of the enzyme, the property of enzyme, the subclass of the enzyme, the family of enzyme, the type of enzyme, the nature of the enzyme. So today we had started our class from active sites, and we had a detailed study of active sites. I hope that you had understand the very basics of the active sites. What are active sites? The sites which actually binds with the substrate molecules, and how the substrate molecules get bind. It binds with some multiple weak interactions, and that multiple weak interactions are being generated between, or are being synthesized between the molecules of the substrate as well as the amino acids of the active site. And the amino acids which are involved in binding are called as contact group, and the specificity of the enzyme lies in these contact groups. Further, they also possess some amino acids which are actually involved in, or we can say they are directly involved in catalysis, that is bonding, that is breaking old bonds and synthesizing new bonds. Such amino acids are called as contact groups. So two important amino acids are like contact groups, and catalytic groups are important part of the active sites. Active sites is actually a very small part of the large enzyme, and generally it lies on the outer surface of the enzyme, and most of the amino acids which are part of the active sites are basically polar or polar charge in nature. Most of the non-polar amino acids actually lie in the core region of the enzyme. And we had taken some example of the specificity of enzyme. हमने देखा कि कैसे सेरीन प्रोटीएज फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग स्पेसिफिसिटी है, जबकि उनका कॉन्टेक्ट ग्रुप सिमिलर है. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टिस का हमने एग्जांपल देखा. साथ ही हमने फिर कुछ नॉमेनक्लेचर भी देखे हैं एंजाइम से, कैसे एंजाइम्स को नेमिंग किया जाता है. एंड एट लास्ट वी हैड स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वेयर एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 different classes. And finally how a 4-digit number has been assigned to each and every enzyme. So this is our today's class. From the next class of the enzyme, which will be the 5th class of the enzyme, we will start enzyme kinetics, what are allostetic enzymes and what are non-allostetic enzymes. Thank you.